और साल के पहले ही दिन राजधानी कीव के साथ पूरा यूक्रेन दहल गया। कई मोर्चों पर बैकफुट पर जा रही रूसी सेना ने गजब कर दिखाया है। 20 से ज्यादा ठिकानों पर बारूदी हमले हुए हैं और पहली बार यूक्रेन युद्ध में सी ड्रोन से अटैक किया गया है। रूसी हेलीकॉप्टर पर सी ड्रोन से यूक्रेन ने अटैक किया। कीव मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये वीडियो जारी किया है जो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने। और नए साल में यूक्रेन का ड्रोन पावर दिख रहा है। पहली बार रूसी हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से अटैक कर दिया गया। क्रीमिया में रूसी हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने किया है टारगेट। कीव की एजेंसी HUR ने इसका वीडियो जारी किया है। ड्रोन को लहरों के साथ उड़ते दिखाया गया है। ड्रोन के ऊपर मंडरा रहा था रूसी विमान। सी ड्रोन से Mi-8 हेलीकॉप्टर को नष्ट किया गया है। ब्लैक सी में केप तारखानुट के पास इस हमले को अंजाम दिया गया और बैकफुट पर जा रही यूक्रेनी सेना ने अचानक गजब का पराक्रम दिखाया है। यूक्रेन में 10 जगहों पर अचानक युद्ध की रफ्तार में नया परिवर्तन देखा जा रहा है। यूक्रेन अपनी जमीन पर भी रूसी सेना पर पलटवार कर रहा है और एक ही दिन में 2000 से ज्यादा रूसी सैनिकों का संहार हो गया। रूस की सेना जिन मोर्चों पर यूक्रेन को बेहद कमजोर मान रही थी, वहां अचानक बारूद की बारिश होने लगी। रूस के जिन मोर्चों पर कई दिनों से खामोश थे यूक्रेनी फौज, वहां अचानक शुरू हो गए धमाके। रूस की आर्मी जिन जगहों पर इत्मीनान होकर बैठी थी, उन इलाकों में अचानक खलबली मच गई। रूस की सेना जब तक संभल पाती, यूक्रेनी हमलों से खुद को बचाती, यूक्रेन बहुत बड़ा संहार करने में कामयाब हो गया। चौबीस घंटे में ही रूस के 2000 सैनिकों की मौत का दावा है। रूसी सेना के कई ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। आर्टिलरी और हथियार गोदामों को यूक्रेनी सेना ने नष्ट कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं, लेकिन अब किम की सेना ने रूसी सैनिकों पर ही हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की सेना ने रूसी सैनिकों पर हमला कर दिया। नॉर्थ कोरियाई सैनिक रूसी फौज को यूक्रेनी सेना समझ बैठी। रूसी भाषा नहीं समझ पाने की वजह से यह गलतफहमी हो गई। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत की खबर है। किम की फौज ने कई रूसी वाहनों को भी नष्ट कर दिया। रूस की सेना की तरफ नॉर्थ कोरिया की टुकड़ी को लगातार फायरिंग रोकने का संदेश दिया जा रहा था, लेकिन रूसी भाषा के संदेश को नॉर्थ कोरियाई सैनिक समझ ही नहीं सके। कुर्स्क में रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी फौज ने भी जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन ने कुर्स्क में रूस की 2 ब्रिगेड को खत्म कर दिया। रूस की तरफ से 2500 सैनिकों को कुर्स्क भेजा गया है। लेखोवो में यूक्रेन ने ड्रोन और आर्टिलरी से हमला किया। ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेन की सेना और खुफिया एजेंसी लगातार ऑपरेशन चला रही है।
ज़ेपोरिज़िया के जिन हिस्सों में रूस के सैनिकों का कब्जा है, वहीं यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने मोर्चा संभाला है और सटीक जानकारी के बाद हाइमार्स से रूसी सेना पर हमला किया जा रहा है। पिछले दिनों रूसी सेना की मीटिंग के दौरान हमला हुआ था। अब रूसी सेना के कमांड सेंटर को टारगेट किया गया है। यूक्रेनी सेना के हमले में 6 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने हमले के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूसी कमांड सेंटर में मिसाइल धमाके से भारी तबाही हुई है। रूसी सेना ने एक इमारत में कमांड सेंटर बनाया हुआ था। इसी तरह पिछले दिनों रूसी सेना के सीनियर अफसरों को भी निशाना बनाया गया था। ज़ेपोरिज़िया के एक बड़े हिस्से में रूस का कब्जा है, जहां कई कमांड सेंटर बनाए गए हैं। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन कई बार दुनिया को चौंका चुका है। यूक्रेन को जब जब कमजोर समझा गया है, तब तब यूक्रेन ने युद्ध में जबरदस्त तरीके से वापसी की है। अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन एक बार फिर दुनिया को हैरान करने वाला है। यूक्रेन ने मॉस्को और रूस के कई शहरों तक हमला करके यह साबित कर दिया है कि रूस में अब विध्वंस की नई कहानी लिखी जाएगी। माना जा रहा है कि नेटो ने किसी सीक्रेट रूट से यूक्रेन तक हथियार पहुंचाया है। दावा यह भी है कि नेटो और ईयू के सैनिकों को यूक्रेन भेजा गया है। ब्रिटिश एक्सपर्ट भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूसी सेना जनवरी तक यूक्रेन को सरेंडर कराने के मिशन पर है, लेकिन माना जा रहा है कि बाइडेन की सरकार जाते जाते यूक्रेन को कई महीनों तक जंग में टिके रहने लायक बनाकर जाएगी। ट्रंप को भी अब पुतिन के लक्ष्य का अंदाजा होने लगा है, इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन का बारूदी रिचार्ज शुरू कर दिया गया है। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए कई देशों से मदद ली जा रही है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप भी रूस की सभी शर्तों को नहीं मानेंगे। ट्रंप अमेरिका की साख को गिरने नहीं देंगे। पुतिन की शर्तों पर समझौता हार समान होगा। रूस के आगे नेटो देश भी झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के जबरदस्त पलटवार की टाइमिंग को लेकर भी वॉर विशेषज्ञों को कई संकेत मिले हैं। एक दिन पहले ही रूस की तरफ से ट्रंप के 2 आइडिया को सिरे से नकारा गया है। 2 आइडिया युद्ध विराम से जुड़े थे। इसलिए वॉर विशेषज्ञों को लग रहा है कि अमेरिका के आदेश के बाद ही यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत के साथ रूस पर प्रहार किया है। यूक्रेन ने ज़ेपोरिज़िया को मुक्त कराने का मिशन छेड़ा है। खेरसोन से भी रूसी सेना को पीछे करने की कोशिश है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना वापसी की कोशिश में जुटी है। अमेरिका और नेटो को अंदाजा हो चुका है कि रूस यूक्रेन के कई हिस्सों को कब्जे में लेकर युद्ध विराम चाहता है। इसलिए यूक्रेन की जमीन को बचाने का अभियान नेटो की तरफ से शुरू हो सकता है। फिलहाल यूक्रेन ने दिखा दिया है कि 20 जनवरी तक यूक्रेन को सरेंडर कराने का मिशन इतना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और नए साल में यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। रूस ने राजधानी कीव पर अटैक कर दिए हैं।
इस्कंदर और किंजल मिसाइल से इन ताजा हमलों को अंजाम दिया गया है। नए साल में यूक्रेन के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं ये हमले। राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ अटैक रूस की तरफ से किया गया है। तो नए साल पर यूक्रेन को दहला दिया है रूस ने। नए साल के पहले दिन रूस का यह बड़ा हमला सामने आया है जिसमें घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल और ड्रोन के जरिए इन अटैक्स को अंजाम दिया गया है। सबसे ज्यादा हमले कीव और सुमी पर किए गए। कीव में राष्ट्रपति भवन को भी ताजा हमलों में नुकसान पहुंचा है। हथियार और गोला बारूद के ठिकानों को बनाया गया है निशाना। और 31 दिसंबर की सुबह से ही यूक्रेन ने रूस पर हमले शुरू कर दिए। रूस के 5 प्रांत धमाकों से दहल गए। यूक्रेन ने रूस के अलग अलग शहरों पर तिहरे हमले किए। ये हमले बाइडेन की ओर से यूक्रेन को मदद जारी करने के बाद किए गए। यूक्रेन ने एक साथ अपनी ड्रोन फोर्सेस, गुरिल्ला टीमें और एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया। रूस के सीमाई इलाकों से लेकर मॉस्को और कजान तक यूक्रेनी सेना ने हमले किए। इकतीस दिसंबर का सूरज उगने से पहले ही यूक्रेन ने रूस की धरती पर हमले शुरू किए और अंधेरा छटते ही रूसी धरती दहकने लगी। यूक्रेन ने एक साथ 3 तरीके से रूस पर हमलों की शुरुआत की। सबसे पहले रूसी धरती पर ड्रोन हमले शुरू किए। इसके साथ ही गुरिल्ला फोर्सेस ने घातक हमले शुरू कर दिए। रूस में सक्रिय यूक्रेनी एजेंट्स ने जगह जगह आगजनी शुरू कर दी। बीते 15 दिन में 3 बार यूक्रेन ने चेचनिया के ग्रोजनी को निशाना बनाया। ग्रोजनी में यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से ग्रोजनी के एक गैस स्टेशन में आग लग गई। प्रेशर टैंक फटने से गैस स्टेशन के पास एक कार रिपेयर सेंटर में भी आग लग गई। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में किसी की जान नहीं गई। हालांकि गैस स्टेशन से भड़की आग 450 स्क्वायर मीटर इलाके में फैल गई। ग्रोजनी में आग बुझाने के लिए 14 यूनिट फायर ब्रिगेड लगानी पड़ी। ग्रोजनी के साथ साथ यूक्रेन ने रूस के स्मोलेंस्क शहर पर भी ड्रोन हमले किए। पश्चिमी रूस के इस शहर में 31 दिसंबर की सुबह एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से स्मोलेंस्क के एक ऑयल डिपो में आग लग गई। ऑयल डिपो में भड़की आग 31 दिसंबर की दोपहर तक नहीं बुझाई जा सकी। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के साथ साथ यूक्रेनी एजेंट्स ने मॉस्को रीजन में भी कई जगह आगजनी की। मॉस्को क्षेत्र के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अचानक आग भड़क गई। इसे यूक्रेनी एजेंट्स का सबोटाज हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के ग्रोजनी और स्मोलेंस्क पर हमलों के साथ साथ रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया पर भी कई हमले किए हैं। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में कई धमाके हुए हैं। रिपोर्ट है कि यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस ने यहां हमले किए हैं। इसके साथ ही रूस के नियंत्रण वाले अजोव सागर तट के पर्स्क पोर्ट पर भी धमाके होने की रिपोर्ट है। इन हमलों से सेवास्तोपोल के एक इलाके में आग भी भड़क गई।
31 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के 2 नेवल बेस को टारगेट बनाया। सेवेस्तोपोल बेस पर ड्रोन से हमले किए गए, लेकिन यहां ज्यादा नुकसान की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि रूस पहले ही ब्लैक सी फ्लीट के इस बेस से अपने जहाज पीछे हटा चुका है। रूसी शहरों और नेवल बेस पर बारूद बरसाने के साथ साथ यूक्रेन ने रूसी फोर्सेस पर गुरिल्ला हमले भी किए हैं। रूसी शहर कजान के पास मारियल में दानिलोवो मिलिट्री बेस पर यूक्रेन ने गुरिल्ला हमले किए और इन हमलों से पहले इस बेस के फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। मारियल के दानिलोवो मिलिट्री बेस पर यूक्रेन गुरिल्ला फोर्सेस ने घुसपैठ की। यूक्रेन के क्रीमियन तातार रेजिस्टेंस लड़ाकों ने मिलिट्री बेस पर हमला बोला। रूस ने इस हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के बढ़ते हमलों के बाद नए साल में जंग और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। क्योंकि बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की छूट दे दी है। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए 21,500 करोड़ रुपए की मदद जारी कर दी है। यूक्रेन को अमेरिका से 21,500 करोड़ रुपए के हथियार मिलने वाले हैं। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों की सप्लाई होने वाली है। जाहिर है, ट्रंप की वापसी से पहले यूक्रेन रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की तीव्रता बढ़ाने वाला है। ट्रंप की वापसी से जंग रुकने की उम्मीद है, लेकिन यूक्रेन ने ऐलान कर दिया है कि ट्रंप की वापसी के बाद भी आजादी की जंग जारी रहेगी। ज़ेलेंस्की प्रशासन के प्रमुख आंद्रे यरमाक ने कहा है कि यूक्रेन की ट्रंप फैक्टर पर नजर है। अगर हथियारों की सप्लाई बंद होती है तब भी यूक्रेन की जंग जारी रहेगी। किसी भी शांति मसौदे में मॉस्को के सामने कीव पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। कीव के इस रुख पर क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी धरती पर लगातार हमले करके यूक्रेन को शांति समझौते की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रूस अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। यूक्रेन के लगातार बढ़ते हमलों के बाद यह माना जा रहा है कि ट्रंप की वापसी से पहले ही पुतिन यूक्रेन पर बड़े मिसाइल हमलों का आदेश दे सकते हैं। यूक्रेन पर ओरेश्निक जैसी विनाशक मिसाइलों से हमले फिर शुरू हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं यूक्रेन के वॉर जोन से एक और अहम खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के हमलों से दहल गया है सेवेस्तोपोल। जमीन और समंदर में एक साथ ड्रोन अटैक हुए हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें देखिए ड्रोन अटैक्स के बाद की। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि इन हमलों की वजह से खासा नुकसान हुआ है। सेवेस्तोपोल की ये तस्वीरें हैं जो कि यूक्रेन के हमलों से दहल गया। और ड्रोन हमले में एक और रूसी ऑयल डिपो भी तबाह हो गया है। स्मोलेंस्क में यूक्रेनी ड्रोन का भीषण हमला हुआ। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रूसी ऑयल डिपो को तबाह कर दिया गया है इस ताजा हमले में। और इस हमले को भी ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। और 2025 के पहले दिन पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा 2025 पितृभूमि की रक्षा का वर्ष होगा। विशेष सैन्य अभियान के लिए सैनिकों का सम्मान भी किया गया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। 2025 का पहला दिन, पुतिन का वॉर प्लान सामने आया। पुतिन ने क्या कहा है ये देखिए। अब रूस केवल और केवल आगे बढ़ेगा, यह कहा गया है। पितृभूमि की रक्षा का वर्ष 2025 को घोषित कर दिया है पुतिन ने।
दुश्मन को जवाब मिलेगा। संदेश क्या है इस बयान में, यह भी समझिए। यूक्रेन युद्ध अभी नहीं रुकेगा, विनाशक और बड़े हमले होंगे। यूरोप, अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी। दबाव में कोई समझौता नहीं करेंगे पुतिन। यह भी संदेश साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन का खात्मा करने के बाद पुतिन ने नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। अब पुतिन ने बाल्टिक और नॉर्डिक देशों पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। रूस ने हमले का पैटर्न बदला है, जिसके तहत प्रॉक्सी और हाइब्रिड अटैक किए जाएंगे। नए पैटर्न से नेटो की बेचैनी भी बढ़ गई। नेटो ने सदस्य देशों को अलर्ट जारी कर दिया है। सिर्फ यूक्रेन काफी नहीं, पुतिन को पूरे यूरोप में अपना दबदबा चाहिए। फिर चाहे कितनी ही तबाही क्यों ना हो जाए। पुतिन ने नए साल में हमले के लिए नए टारगेट तय कर लिए हैं। उसके लिए ब्लूप्रिंट बना लिया है। अब बस यूक्रेन का खात्मा हो जाए। एक तरफ यूक्रेन से सीधे युद्ध लड़ा जा रहा है, बमबारी की जा रही, मिसाइलें दागी जा रही, ड्रोन से तबाही मचाई जा रही। दूसरी तरफ रूस ने हाइब्रिड वॉर की तैयारी कर ली, जिसमें नेटो देशों पर प्रॉक्सी हमले कराए जाएंगे, जिससे नेटो बैकफुट पर आ सके। इसके लिए पुतिन की सेना ने नेटो से युद्ध का पूर्वाभ्यास भी शुरू कर दिया है। खास तरह से हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे नेटो देशों में घुसकर हमले किए जा सके। यूक्रेन इंटेलिजेंस ने अलर्ट जारी किया है। रूस अब हाइब्रिड हमले की तैयारी में है। रूस ऐसा नेटो देशों के खिलाफ कर सकता है। रूस ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसके मुताबिक बेहद सीक्रेट तरीके से नेटो देशों में कोहराम मचाने की तैयारी है। 3 तरह से हमले करने वाला है। पहला तरीका सबोटाज हमले, दूसरा तरीका आत्मघाती हमले, तीसरा तरीका एजेंट के जरिए विस्फोट। हालांकि रूस प्रॉक्सी हमले पहले भी नेटो देशों में करा चुका है, लेकिन इस बार एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, खासतौर से उन देशों के विरुद्ध जो यूक्रेन को लगातार हथियार पहुंचा रहे हैं। अब रूस के टारगेट सुन लीजिए, वो कहां इस तरह के हमले कर सकता है। टारगेट नंबर 1 गैस पाइपलाइन, दूसरे नंबर पर नेटो देशों के ऊर्जा संयंत्र हैं, जबकि तीसरा टारगेट यूरोप में मौजूद नेटो मिलिट्री बेस। चौथे नंबर पर यूरोप में अमेरिका के सैन्य ठिकाने। पांचवा टारगेट नेटो देशों में मौजूद डिफेंस इंडस्ट्री। टारगेट 6 है हथियार गोदाम। 7वें नंबर पर नेटो देशों के दूतावास। यानी पुतिन पूरी तरह तैयार हैं कि वो यूरोप में कोहराम मचाकर रहेंगे। ऐसे में नेटो से सीधा टकराव तय माना जा रहा है, क्योंकि रूस बाल्टिक से लेकर काला सागर तक अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। ब्लैक सी रूट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब वो बाल्टिक में भी नेटो की नो एंट्री कराने की तैयारी में है। इसके लिए पुतिन ने ऑपरेशन बाल्टिक शुरू कर दिया है। कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस वॉर रेडी कर दिया है, जिससे युद्ध होने की सूरत में तुरंत हमला किया जा सके। इससे घबराकर नेटो ने भी बाल्टिक में तैनाती बढ़ा दी है। इंडो पैसिफिक और ब्लैक सी से उसकी फ्लीट बाल्टिक की तरफ पहुंच रही है।
पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि बाल्टिक में वो कुछ बड़ा करने वाले हैं और इसके लिए पुतिन सीक्रेटली तैयारी कर रहे हैं। कैलिनिनग्राड पर तैनात मिसाइलें इस सालों में वॉर रेडी कर दी गई। इसका सीधा मतलब है कि कुछ ही मिनटों में कहीं भी परमाणु हमला किया जा सकता है। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। फर्टिलाइजर का बैग 1350 में मिलेगा, खाद पर एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। खाद के लिए 3850 करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। पीएम फसल बीमा पर आवंटन भी बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए ये ऐलान किए गए। सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, a scheme which has really made a big difference in farmers' lives, उसका एनहांसमेंट, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। और ये जिस तरह का अभी तक का अनुभव आया है, जिस तरह से इस स्कीम में यूटिलाइजेशन, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है, जैसे किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया है। साथ ही साथियों दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है, डीएपी फर्टिलाइजर्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैकेज, वन टाइम स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बियर करेगी। ये स्पेशल वन टाइम पैकेज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है साथियों, और ये दिखाता है कि किस तरह से सरकार का कमिटमेंट किसानों के प्रति है। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1350 रुपये पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3000 रुपीज पर बैग। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद कई बड़े ऐलान किए गए हैं, खास करके किसानों के लिए। और अब बात करते हैं हमारी मुहिम की, दिल्ली में फर्जी वोटर्स की तलाश। जो वोटर लिस्ट मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसमें करीब 38 वोट फर्जी हैं। इनको नहीं जानते ना, हम इनको कभी यहाँ देखे हैं हमारे बिल्डिंग में। मेरे घर में टोटल 6 बंदे हैं और वोट फर्जी बनी हुई है काफ़ी, जो लिस्ट आपके सामने है। बीएलओ ने नोटिस लगाए हैं, ये लोग यहाँ पर नहीं रहते। जी हां, दिल्ली में फर्जी वोटर्स के खिलाफ टीवी9 की बड़ी पड़ताल जारी है। अभी तक टीवी9 संवाददाता रजनीश रंजन दिल्ली के 4 इलाकों में पहुंच चुके हैं जहां फर्जी वोटर्स का खुलासा हुआ है। हमने अब तक आपको दिल्ली के 2 इलाकों मोतीपुर के करमपुरा और तुगलकाबाद के मावी मोहल्ले की रिपोर्ट दिखाई, जहां अवैध तरीके से लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। आज हम आपको त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के न्यू अशोक नगर इलाके की पड़ताल दिखाने जा रहे हैं। साथ ही तुगलकाबाद के छुरिया मोहल्ले से भी एक रिपोर्ट आपके सामने होगी कि कैसे वहां फर्जी पहचान और कागज के आधार पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किए गए। नई रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फर्जी वोटर्स की तलाश में टीवी9 की मुहिम का सियासी असर भी अब दिखने लगा है। दिल्ली में फर्जी वोटर्स के खिलाफ टीवी9 की पड़ताल पर बीजेपी का बड़ा बयान। एक ही पते से निकल रहे एक समुदाय के लोग, आम आदमी पार्टी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है, बीजेपी इससे मुक्ति दिलाएगी। आम आदमी पार्टी फर्जी वोटर्स को बढ़ावा दे रही है, ये बीजेपी का पहला रिएक्शन सामने आया है। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है, बड़े शहरों में विशेषकर होता है। दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, तो जो घुसपैठिए आकर सेटल हो रहे हैं, यदि इनकी जांच हो
तो इससे किसको परेशानी हो रही है ये सहज समझा जा सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार में दो चीज़ों की गारंटी निश्चित रहेगी, भ्रष्टाचार, क्योंकि सभी मंत्री और विधायक उसमें संलिप्त होंगे समान भाव से, और दूसरा घुसपैठियों की भरमार। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को निर्मूल करके दिल्ली को निर्मल करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, हम उसको आइडेंटिफाई करके कार्य कर रहे हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं वो पार्टियां जिन्होंने CAA पारित किया भारत सरकार का, उसके विरुद्ध विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित कर दिया, वो आकर जब आज ये बातें करती हैं तो मुझे लगता है कि कौन चेहरा है और क्या मुखौटा है देश की जनता समझती है। तो निशाना आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं दिल्ली में फर्जी वोटर पार्ट 1 में बात त्रिलोकपुरी के न्यू अशोकनगर की। हमारे संवाददाता रजनीश रंजन की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि इस इलाके में TV9 की पड़ताल में आखिर निकला क्या है। ये देखिए, हमारे संवाददाता रजनीश रंजन जो पड़ताल कर रहे हैं, फर्जी वोटर की तलाश कर रहे हैं। मकान नंबर 174 पर 38 फर्जी वोटर पाए गए, 38 फर्जी वोटर्स। 4 मंजिला बिल्डिंग में 30 कमरे यहां पर पाए गए हैं। 30 कमरों में 35 से 40 लोग रहते हैं, ये हमारी पड़ताल में सामने आया है। यहां रहने वाले सभी लोग जो हैं वो किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं हैं। एक ही समुदाय के 38 फर्जी वोटर यहां पर मिले हैं त्रिलोकपुरी के न्यू अशोकनगर में। आसपास के लोगों ने इन्हें कभी देखा ही नहीं। इनके नाम तो वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन कौन है, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, कोई जानता नहीं। मकान नंबर 174 पर 38 फर्जी वोटर की जानकारी सामने आई है। ये पूरा ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं जो हमारी रिपोर्ट में सामने आया, इस पड़ताल में सामने आया है। अब आपको न्यू अशोकनगर इलाके से हमारे संवाददाता रजनीश रंजन की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में फर्जी मतदाताओं को एक्सपोज करने की TV9 भारतवर्ष की मुहिम लगातार जारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के न्यू अशोकनगर मंडल में, और यहां भी बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं या कहें कि मतदान के फर्जीवाड़े की जानकारी सामने आई है। इस वक्त हम एक मकान के आगे खड़े हैं। ये मकान नंबर है B174 न्यू अशोकनगर में। करीब 4 मंजिल का ये मकान है और इसमें 30 से 35 कमरे बताए जाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर किराए पे रहते हैं जो अगल बगल की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और जो जानकारी यहाँ के बूथ लेवल ऑफिसर की ओर से सामने आई है, जो वोटर लिस्ट मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसमें करीब 38 वोट फर्जी हैं। यानी 38 वो लोग जो इस घर में नहीं रहते हैं, लेकिन इस घर के पते पे उनका वोटर ID कार्ड बना हुआ है। यहीं के जो स्थानीय लोग हैं जो इस घर में रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम JP यादव है। कब से रह रहे हैं इस घर में? 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। यहाँ पे BLO ने जो लिस्ट दिया है, ये लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। क्या आप जानते हैं उन लोगों को? रशीदा बेगम और नाजिश परवीन, ताहिर खान, शहीदा, गजाला, शोएब अनवर, मोहम्मद आफ्ताब, ये लोग कौन लोग हैं? नहीं सर, हम इनको नहीं जानते ना, हम इनको कभी यहाँ देखे हैं हमारे बिल्डिंग में, मैं कभी देखा नहीं मैं इनको। अभी इनका वोटर कैसे बना अब ये मैं नहीं बता सकता। आप ध्यान से इस वोटर लिस्ट को देखिए, नहीं सर, हमको चेहरे पहचानने की कोशिश कीजिए। और मैं मेरे सहयोगी मनीष भल्ला से भी कहूंगा कि वो भी एक बार इस वोटर लिस्ट पे जरा क्लोजअप करें और ये बताने की कोशिश करें कि क्या इन चेहरों को आप पहचानते हैं? नहीं सर, हम इनको नहीं पहचानते, नहीं इनको नाम जानते ना पहचानते सर, ना मैंने इनको कभी देखा है सर। तो देखा आपने, इसके बाद हमारी टीम तुगलकाबाद के छुरिया इलाके पहुंची। हमारी पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच के बाद पता चला कि मकान नंबर 110 पर 64 फर्जी वोटर्स के नाम हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक मकान जिसका नंबर है 110, यहां पर 64 फर्जी वोटर्स पाए गए हैं हमारी पड़ताल में। मकान नंबर 110 में परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संख्या है कितनी? सिर्फ 6, और फर्जी वोटर्स की कतार लगी हुई। वोटर के तौर पर एक समुदाय के लोगों के नाम ही सामने आए हैं। मालिक ने कहा जिनके नाम उन्हें कभी देखा नहीं। तो यहां भी कुछ वैसी ही कहानी, न्यू अशोकनगर वाली कहानी ही सामने आ रही है। तो हमारी रिपोर्ट में जो जानकारियां सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। तुगलकाबाद के छुरिया इलाके में हमारे संवाददाता रजनीश रंजन जब पहुंचे
तो उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। तुगलकाबाद विधानसभा के ही छुड़िया मोहल्ले में एक मकान है और इस मकान का नंबर है 110। चौधरी यादराम विधुड़ी का ये मकान है और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि करीब 60 फर्जी वोट जो हैं वो इस मकान के पते पर बनाए गए हैं। हमारे साथ निरंजन जी है, सोनू विधुड़ी इनका नाम है। कब ये जानकारी आपको मिली और कैसे पता चला कि आपके मकान पर फर्जी वोटर बनाए गए हैं और ये इनकी संख्या कितनी है? मेरे घर में टोटल 6 बंदे हैं और वोट फर्जी बनी हुई हैं काफ़ी, जो लिस्ट आपके सामने है। और ये लास्ट टाइम जब मेरे को पता चला तो मैंने इसकी कंप्लेंट दी थी। ये रही लिस्ट, इसमें 60 से 64 वोट हैं जिनको कि मैं जानता भी नहीं हूँ, नाम से भी नहीं जानता। अच्छा, ये 60 से 64 लोग हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड आपके घर के पते पे बने हैं, जिन्हें आप नहीं जानते। 110 पे बने हैं, 110 नंबर मकान पे बने हैं और 110 मेरा मकान नंबर है। इन लोगों को आप जानते नहीं है, कभी मिले नहीं? मैंने देखा ही नहीं कौन है ये लोग। तो अभी कुछ दिन पहले BLO भी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी इसके बारे में आपको बताया? बिल्कुल, उन्होंने बताया। वो इंक्वायरी करके गए, उन्होंने देखा कि घर में 6 बंदे हैं, टोटल 6 वोट हमारी हैं। बाकी ये बंदा इनमें से कोई भी मेरे जानकारी में नहीं है। और देखिए, दिल्ली में फर्जी वोटर्स को लेकर TV9 के खुलासे पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, पते पर नहीं रहने वालों का वोटर कार्ड कैसे बन गया, ये तो खतरनाक है। संदीप दीक्षित कह रहे हैं लिस्ट आने के बाद हम जांच करवाएंगे, अवैध वोटर्स मिले तो उनके नाम कटवाएंगे, संदीप दीक्षित ने कहा। ऐसा अगर है तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब है लोगों ने बदमाशी में, जो लोग वहाँ नहीं रह रहे हैं उनकी आईडी कार्ड बनवाए हैं। और अच्छा है आपने ये बात बताई है, क्योंकि अभी जैसे ही हमारे पास आ जाएंगी वोटर लिस्टें, इसकी हम लोग तहकीकात करवाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि अगर कोई अवैध वोट है तो उसे कटवाया जाए। फर्जी वोटर्स की तलाश, हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल जो जानकारियां सामने आई हैं उसके बाद अलग अलग पार्टियों के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं।